एमएसएमई की चैलेंज सिर्फ फाइनेंस नहीं है। फाइनेंस तो एक एस्पेक्ट है, किस तरीके से, कब, कहाँ से, कितना अमाउंट आपको रेज करना है, और रेज करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आरओआई को इवैल्यूएट करना और कितनी जल्दी आप उस लोन से बाहर आ सकते हो। तो स्ट्रेटेजिक फंड रेजिंग के बारे में हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है एमएसएमई को समझाने में। बैंक भी फाइनेंस करने से पहले वो आपका उस आईना, वो आपकी शक्ल देखता है, वो सिबिल स्कोर, सिबिल के रिपोर्ट से पता चल जाता है कि आपने आज तक जो भी फाइनेंस, जिस भी तरीके के फंडिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन किसी भी बैंक से लिए हैं, तो उसकी रीपेमेंट स्ट्रैटेजी क्या रही है, आपने रीपेमेंट कितना टाइम पे किया है। अगर हम बात करें महाभारत से इसको लिंक करें, तो अभिमन्यु के लिए बड़ा आसान था उस चक्रव्यूह में घुसना, निकलना मुश्किल हो गया क्योंकि उसको एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं पता थी। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, साइलेंट पार्टनर, मतलब दे डोंट हैव रेगुलर इंटरफेरेंस इन योर बिजनेस बट दे आर एक्टिंग लाइक अ पार्टनर। उसने आपके बिजनेस में अपना पैसा, अपना ट्रस्ट दिया हुआ है एक तरीके से, जिससे आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। बिजनेस एंटरप्रेन्योर के पास टाइम नहीं है, उसको ये सब चीज़ें अपनी एक स्किल्ड टीम को सिखानी है। उसके पास तो केवल चेकलिस्ट होनी चाहिए कि भाई 20 तारीख को मुझे बता देना ये काम हो गया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश आर्य है, ए साइंटिस्ट ऑफ शेड्यूलिंग, और मैं आपसे हमेशा बात करता हूँ बिज़नेस के बारे में। खासकर 2026 में मेरा मिशन है कि आपको दो ही चीज़ समझ आती हैं, या तो बिज़नेस या तो एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट की बात सुबह सुबह नहीं करेंगे, बिज़नेस की बात करेंगे। तो हम जब भी यहाँ पर आते हैं, किसी ऐसे एक्सपर्ट को लेके आते हैं जो आपकी अपनी एक्सपर्टीज से मदद कर सकें। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो मतलब ये समझो कि आपकी हमेशा ज़रूरत रहती थी या ज़रूरत पड़ सकती है। ही इज़ ए लोन एक्सपर्ट। उन्होंने कॉर्पोरेट देखे हैं, बैंक्स देखे हैं, बड़े बड़े एमएनसीज़ के साथ काम किया है, और फिर वो आज लोगों को टीवी पे जाकर, अपने ब्लॉग्स के थ्रू, अपनी मैगजीन्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है इस शख्सियत की कि ये केवल वो बात नहीं करती जिसके एक्सपर्ट है। उन्होंने कहा कि यार दुख दर्द एक नहीं है, बहुत सारे दुख दर्द हैं। इसी को लेकर इन्होंने कुछ नया शुरू किया। उसकी बातचीत से पहले मैं इनका स्वागत करता हूँ। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी रिक्वेस्ट पे सुबह सुबह समय निकाला और आप यहाँ पर आए। मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है। थैंक यू राकेश सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई वुड लव टू हैव दिस डिस्कशन। जो भी हमारा और आपका मिशन है एमएसएमई को एक तरीके से, पूरे तरीके से हैंड होल्ड करना, सो दैट वो अपने बिजनेस में और स्केल कर पाएँ। और आपकी मेंटरिंग बहुत ही काबिल तारीफ़ है, जो आपके सामुराइज हैं। I would love to be part of this community and would like to help all those samurais and other people who are associated with you. थैंक यू सो मच। अभी मुकेश जी ने जो मैं बात कर रहा था कि एक मैगजीन शुरू की है, उसका नाम है एमएसएमई इनसाइट्स, और उसमें वो सभी एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो आपको अपने बिजनेस में जो भी गैप्स हैं, जहाँ भी चैलेंज आते हैं, उसको हेल्प करते हैं। एक बार मुझे याद है कि उस मैगजीन के लिए आपने मुझे एक आर्टिकल के लिए इनवाइट किया था। वो आपने सर अपना जो प्रोफेशन है, जिसके एक्सपर्ट हो फंड्स के, लोन्स के, उसके अलावा मैगजीन शुरू करके जो लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनाया, ये विचार, ये थॉट एक बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए मुकेश जी। बिल्कुल राकेश सर, ये एमएसएमई इनसाइट्स मैगजीन बहुत सारे एमएसएमईज के साथ बैठ के समझ के आया कि एमएसएमई की चैलेंज सिर्फ फाइनेंस नहीं है। फाइनेंस तो एक एस्पेक्ट है, जब उनको ज़रूरत होती है तो चाहे वो अपने बैंक के थ्रू या किसी कंसल्टेंट के थ्रू या चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू कहीं ना कहीं से रेज कर लेते हैं। बट उनको ज़रूरी है एक स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस की। जैसे हम आपकी एक्सपर्टीज़ की बात करें, बहुत सारे बिजनेस ओनर शेड्यूलिंग के कॉन्सेप्ट को ढंग से नहीं समझते। बहुत सारे बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, बट उनको मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी नहीं पता कि किस तरीके से इनबिल्ड करी जाए अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर में। एचआर को लेकर के ऑलमोस्ट सारे एमएसएमईज परेशान हैं। कई एमएसएमईज कहते हैं मैं एक दिन भी फैक्ट्री छोड़ के कहीं बाहर अपनी फैमिली के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं गया तो पीछे मेरे फैक्ट्री का काम रुक जाएगा। तो सिस्टम प्रोसेस की कमी है। तो बहुत सारे एमएसएमईज को मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक इस तरीके का इनिशिएटिव होना चाहिए जिसमें एक्सपर्ट, आप जैसे एक्सपर्ट्स के थ्रू हम उनके जो एक्सपर्टीज़ हैं, उनके जो आर्टिकल हैं, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमईज को पहुँचाएँ, सो दैट आफ्टर रीडिंग दैट आर्टिकल वो रिलेट कर पाए अपने रेगुलर प्रॉब्लम से। और अगर उनको कनेक्ट करना है उन एक्सपर्ट से, तो उसके अंदर में उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, तो वो डायरेक्ट उनसे कनेक्ट करके अपनी जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं वो सॉल्व हो जाए।
तो ये इनिशिएटिव रहा rupiapesa.com का कि एक MSME इनसाइट्स करके एक मैगजीन शुरू करी जाए जो डेडिकेटली MSMEs के लिए है। क्या बात है मुकेश जी, आप तो मतलब मेरे को ध्यान आ गया, एक फिल्म थी उसमें एक टाइटल था तो विलन लेकिन टाइटल अच्छा था उसका, DBDN, दीना बंधु दीनानाथ। तो आप तो MSMEs की दीना बंधु दीनानाथ मसीहा हो गए कि उनकी हर चीज़ को, कि भैया उनके बिजनेस को एक्सपेंड करना, उनकी टीम को लेकर, HR को लेकर, फंड्स को लेकर, अगर कोई और चैलेंज आ रहा है आप उस मैगजीन के थ्रू उनको रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं, रिजल्ट देने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। ग्रेट। अब आते हैं आपकी एक्सपर्टीज जो आपकी है पैसे को लेकर, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है rupiapesa.com। तो रुपया पैसा बड़ा तो कनेक्ट बहुत जल्दी करता है भैया, रुपया पैसा धंधा। तो उसमें ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जहां पर लोग आजकल पैसे को लेकर ट्रैप हो जाते हैं? और ट्रैप होने में भी 2 चीजें हैं, एक तो पता लगता है और एक पता नहीं लगता। तो आप अपनी एक्सपर्टीज के बारे में बताइए ताकि ऑडियंस फायदा उठा सके। जी बिल्कुल, देखिए rupiapesa.com हम लोग तकरीबन 20 साल से इस डोमेन में हैं और काफ़ी MSMEs की हम लोग हेल्प करते हैं उनके बिजनेस को स्केल करने में, अगर उनको किसी भी तरीके की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। बट हम लोग सिर्फ रैंडम लोन या रैंडम कैपिटल की बात नहीं कहते हैं, क्योंकि बिजनेस में अगर सेल्स है वो अगर ब्लड का काम करती है तो फाइनेंस हार्ट का काम करती है, और आपका हार्ट का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका बिजनेस ओवरऑल रन कर पाए अच्छे तरीके से। तो हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटेजिक फंड रेजिंग। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश भी हुआ था, जिसको हम एक फ्रेमवर्क का रूप दें तो हम लोग कहते हैं कि एक वेयर फ्रेमवर्क होना चाहिए हर बिजनेसमैन के पास। अगर मैं वेयर को डिफाइन करूं, वाई, हाउ, एंड यूज, एग्जीक्यूशन, ROI एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी। क्या बात। बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा MSME सोचते हैं लिमिट ले लिया, लिमिट उनके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन है, बट ओवर द पीरियड ऐसा उनको भी फील होता है, या बहुत सारे MSME इस बात को मानेंगे भी कि CC लिमिट इज अ डेड ट्रैप, इट साइलेंटली किल्स योर प्रॉफिट इन योर बैलेंस शीट। तो CC लिमिट हर प्रॉब्लम या हर बिजनेस के रिक्वायरमेंट का सोल्यूशन नहीं है। तो उसी पे कॉन्सेप्ट आया स्ट्रेटेजिक फंड रेजिंग का, जिसमें हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके बिजनेस में किस तरीके से, कब, कहाँ से, कितना अमाउंट आपको रेज करना है, और रेज करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ROI को इवेल्युएट करना और कितनी जल्दी आप उस लोन से बाहर आ सकते हो। तो स्ट्रेटेजिक फंड रेजिंग के बारे में हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है MSME को समझाने में। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको लोग कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, वो है अपने क्रेडिट वर्दीनेस को, सिबिल। उनको लगता है कि बैंक का अगर EMI 1-2 दिन डिले हो गया तो उसका उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। बट अगर हम बात करें, सिबिल ना एक आईना है बैंक के नज़र में। जिस तरीके से एक बिजनेसमैन एक दूसरे बिजनेस के साथ बिजनेस तभी स्टार्ट करता है जब उसकी क्रेडिट वर्दीनेस का पता हो, तो बैंक भी फाइनेंस करने से पहले वो आपका उस आईना, वो आपकी शक्ल देखता है। वो सिबिल स्कोर, सिबिल के रिपोर्ट से पता चल जाता है कि आपने आज तक जो भी फाइनेंस, जिस भी तरीके के फंडिंग, क्रेडिट कार्ड्स, लोन किसी भी बैंक से लिए हैं, तो उसकी रीपेमेंट स्ट्रैटेजी क्या रही है, आपने रीपेमेंट कितना टाइम पे किया है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक हर MSME को समझना कि जिस तरीके से बिजनेस में प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से आपके क्रेडिट स्कोर भी इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक यूनिक प्रोडक्ट है। तो आपको समझना ज़रूरी है कि आपकी एंड गोल क्या है फाइनेंस को लेकर के। लॉन्ग टर्म की अगर रिक्वायरमेंट है तो यू शुड गो फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस ओनली। शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है, यू हैव मल्टीपल ऑप्शन इन शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस को मिक्स ना करते हुए उसको किस तरीके से आप अपने बिजनेस की स्केलेबिलिटी में यूज कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द एजुकेशन पार्ट विच रुपया पैसा इज डूइंग विद MSMEs। वंडरफुल। तो आजकल तो ना मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है जब आप जैसे लोगों से मिलता हूँ ना, एक तो नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। पहले हम बोलते थे भैया मुनीम होता था, फिर अकाउंटेंट होता था, आजकल एग्जीक्यूटिव फिनांस, कमर्शियल, इस तरह के वर्ड आ गए हैं। तो मैं पीछे एक ऑडियंस से बात कर रहा था, और मैं क्योंकि काफ़ी बार पहाड़ों में रहता हूँ तो एक नई क्रिएटिविटी मिलती है। तो पहले लोग होते थे ट्रेडिशनल, कहते थे लोग कन्वेंशनल, फिर एक वर्ड आया कि आजकल मॉडर्न ये चल रहा है। तो मैंने किसी आप जैसे व्यक्ति से सीखा, मैं उनको बातचीत कर रहा था, तो नया वर्ड है फ्यूचरिस्टिक। तो जो आपने 3 चीज़ें बताई, गजब फ्यूचरिस्टिक हैं ये। एक तो आपने बताया स्ट्रेटेजिक फंड रेजिंग, दूसरा क्रेडिट वर्दीनेस, और तीसरा टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड प्लानिंग और व्हाटएवर रिलेटेड टू बिजनेस। ये 3 चीज़ें। तो जो आपने पहला पॉइंट था स्ट्रेटेजिक फंड रेजिंग, इसमें जैसे ये एक वर्ड सुनने के बाद आदमी को अच्छा तो लगेगा, लेकिन इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स आप बताएंगे कि
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपने ये नहीं किया तो आप ये समझ लो कि जाने अनजाने आप दलदल में फंस जाएंगे। जैसे आपने कहा कि सीसी लिमिट इज ए साइलेंट किलर, ऐसा क्या डूज एंड डोंट्स है प्लीज़। देखिए बहुत सही आपने बोला। अगर हम बात करें महाभारत से इसको लिंक करें तो अभिमन्यु के लिए बड़ा आसान था उस चक्रव्यूह में घुसना, निकलना मुश्किल हो गया क्योंकि उसको एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं पता थी। तो उसी तरीके से फाइनेंस के अंदर में भी बहुत तरीके के लूप होल्स हैं और उसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर हमने बात करी, जो फ्रेमवर्क मैंने अभी डिफाइन किया, वाई यू नीड दिस लोन, उसका आपके पास एक रिटन डेफिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। सपोज हम बात करें कि हम नई फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, अब उस नई फैक्ट्री के सेटअप करने के लिए मैं अनसिक्योर्ड लोन तो नहीं ले सकता जो बाजार में बैंक्स दे रहे हैं, बिकॉज वो शॉर्ट टर्म लोन है। आप आज एक लैंड खरीदेंगे, उस पर फैक्ट्री बिल्ड करेंगे और उसको जब तक ऑपरेशनल करेंगे उसमें ही आपके 2 से 2.5 साल लग जाएंगे। लेकिन आप अगर शॉर्ट टर्म लेकर के उस फाइनेंस को फंड कर रहे हो, उस रिक्वायरमेंट को फंड कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके डेट ट्रैप में फंसने के, आपके बिजनेस में नेगेटिव कैश फ्लो होने के। तो वाई का डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से चलो हमने डिफाइन कर लिया कि मेरे को रिक्वायरमेंट किस पर्पस के लिए है, बट ये रेज कैसे होगा? हम फ्रेंड्स एंड फैमिली भी कर सकते हैं। आज तो शार्क टैंक के माध्यम से इन्वेस्टर की भी बहुत ज़्यादा प्रचलन है, लोग चाहते हैं कि उनके बिजनेस में इन्वेस्टर्स आ जाएं, लेकिन इन्वेस्टर्स को किस टाइम पे लेकर के आना है अपने बिजनेस में, वो जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है 100 करोड़ तक की टर्नओवर तक बैंक से बढ़िया साइलेंट पार्टनर इन योर बिजनेस कोई नहीं है। मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, साइलेंट पार्टनर, मतलब दे डोंट हैव रेगुलर इंटरफेरेंस इन योर बिजनेस बट दे आर एक्टिंग लाइक अ पार्टनर। उसने आपके बिजनेस में अपना पैसा, अपना ट्रस्ट दिया हुआ है एक तरीके से, जिससे आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। अब पैसा आ गया, पैसा आने के बाद एग्जीक्यूशन ऑफ फंड्स का अगर हमने रोड मैप नहीं तैयार किया, जैसे आपने आज 1 साल 10 साल की आपने बोला बिजनेस के गोल को मैप करो, उस तरीके से पैसा आने के बाद अगर हमने उसकी पूरी एग्जीक्यूशन ऑफ फंड्स को नहीं प्लान करा, तो चांसेस हैं कि हम उस पैसे को मिसयूज करें या किसी गलत जगह पे लगा दें। कंपनी में आया हुआ पैसा कंपनी में किसी गाड़ी को ले लिया, या हमने इन्वेस्ट कर दिया किसी ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर में जिसमें आरओआई नहीं है। तो वो पहले डिफाइन होना है कि मेरे को पैसा किस पर्पस के लिए ले रहा हूँ और ये लगेगा किस किस फेज में। ऐसा नहीं है कि आते ही लग जाएगा पैसा, हमेशा बिजनेस में फेजेस में पैसा इन्वेस्ट होता है। तो वो फेजेस का डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट टू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको मैं कहता हूँ पहला आरओआई। अगर आपने किसी से भी फाइनेंस लिया हो, चाहे बैंक से, इन्वेस्टर से, या फिर प्राइवेट अपने किसी भी फ्रेंड्स फैमिली से, आपने आरओआई डिफाइन नहीं किया कि इस 1 करोड़ पे अगर मैं सपोज एज ए इंटरेस्ट किसी को भी 10% दे रहा हूँ साल का, तो मैं एटलीस्ट 30 to 40% अर्न करूंगा, तो मेरे लिए पैसा फायदे का है। क्योंकि मैं इतनी सारी रिसोर्सेज लगा के मैं सिर्फ उसको इंटरेस्ट सर्व करने के लिए फंड यूज नहीं कर रहा हूँ, उस पैसे से कितना मैं अपने बिजनेस को स्केल कर पा रहा हूँ, मैं कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट फॉरमोस्ट इज एग्जिट स्ट्रैटेजी। मैंने आज फंड लिया है, मैं 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल जो भी मेरी एक बैंडविथ है जिसके अंदर में मैं उस लोन से या उस को मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, उनको पैसा वापस करना चाहता हूँ, वो पहले दिन में डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है। मुझे लगता है मुकेश जी जो आप बता रहे हैं ये कहीं किसी एमबीए में या कहीं पढ़ाया नहीं जाता, और इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो बिजनेस करना सीखना पड़ेगा, आपको एक्सपर्ट से सीखना पड़ेगा। और जब बिजनेसमैन पैसा कमाना शुरू करता है या सोच के बिजनेस शुरू करता है तो उसे लगता है कि मैं तो ओनर हूँ, मैं तो मालिक हूँ, मैं तो कुछ करूँगा नहीं, मेरे को तो बैठ के खाना है, नहीं तो मैं नौकरी कर लेता। मैं पीछे कहीं पढ़ रहा था मुकेश जी, अगर ऐश करनी है ना तो नौकरी कर लो, और धंधा करना है तो आप राजा की तरह काम करो। और राजा को सोने का मौका भी नहीं मिलता, कई बार उसको देखना होता है कि मेरे को सीमाओं की सुरक्षा भी करनी है, प्रजा का भी ध्यान रखना है, खाने का भी ध्यान रखना है, किसान का भी ध्यान रखना है। तो मुझे तो सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग इतनी दूर तक सोचते ही नहीं है कि लोन लेने से पहले 4 चीज़ें प्लान करनी है कागज़ पे। जैसे इवन वैकेशन पे जाते तो हम सोचते हैं होटल बुक कराना है, कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, कौन कौन से फोर्ट जाएंगे, कौन कौन से टेंपल जाएंगे, कितना पैसा लगेगा, टिकट बुक करानी है, अचानक जाके नहीं मांगना है, वहाँ कमरा मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सी गाड़ी में जाना है। कमाल है, कमाल है। देखिए यही कहते हैं जीपीएस। अगर हम जीपीएस को डिफाइन करें कि अगर हमें पहले पता हो कि हमें किस लोकेशन में जाना है, कौन सा रूट लेना है, तो हमारे लिए जो ट्रबल है वो बंद हो जाएगा। तो जीपीएस इज एक्टिंग लाइक अ मेंटर। उसी तरीके से बिजनेस में एक्सपर्ट आपके मेंटर है। यू कैन नॉट बी एक्सपर्ट एट ऑल दी एस्पेक्ट। करेक्ट। हो सके आप सेल्स के एक्सपर्ट हो,
बट आपको फाइनेंस भी मैनेज करना है। एक बिजनेस में 7 पिलर है, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें जी। तो हर पिलर के एक्सपर्ट हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बिजनेस में ओनर हों, लेकिन अगर उनको उस एक्सपर्ट को वो एज अ मेंटर अपने साथ ऑन बोर्ड कर लेते हैं तो चांसेस ऑफ फेलियर या चांसेस ऑफ मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो सकता है। और मेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से बिजनेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़रूरी है, लीगल के लिए एडवोकेट ज़रूरी है, उसी तरीके से फाइनेंस के अंदर में एक कंसल्टेंट, एक एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है जो एक्सक्लूसिवली उस मैटर पे काम कर रहा है। आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मार्केटिंग एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। बिजनेस स्केल करना चाह रहे हो तो जो बिजनेस स्केल के लिए मेंटर कर रहा है उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो बिजनेस ओनर कैन नॉट अफोर्ड टू लर्न एवरीथिंग इन वन गो, दे शुड हायर एन एक्सपर्ट फॉर दैट, सो दैट उनकी जर्नी स्मूथ हो जाए, चांसेस ऑफ मिस्टेक फेलियर कम हो जाए। ओके, तो आपने जैसे बताया फंड रेजिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताया, स्ट्रेटेजिक फंड रेजिंग पूरा शब्द जो बताया। क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में लोग कहाँ ट्रैप होते हैं, या आप यूँ बताइए कि डूज छोड़ दें एक बार को, तो डूज तो कर ही रहे हैं, डोंट्स क्या हैं क्रेडिट वर्दीनेस पे ध्यान रखने के लिए? देखिए, दो तरीके से मार्केट के अंदर में, अब हम कोविड से मैं बहुत रिसेंटली रिलेट करूं तो कोविड के अंदर में कई बिजनेस ओनर्स के बिजनेस स्लो हुए, कईयों की पेमेंट अटकी, तो उन्होंने बैंकों की पेमेंट डिले हुई। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी मोरेटोरियम करके एक शब्द दिया कि भाई आप 6 महीना ईएमआई ना पे करो, सिर्फ ब्याज पे करो, आपको मोरेटोरियम दे रहे हैं। उसके बाद कई ऐसे बिजनेस ओनर्स थे जिन्होंने डेलिबरेटली बैंक के लोन को स्लो किया, लेट किया, जो उसका इम्पैक्ट आज उनको फेस कर रहा हूँ। कहने का मतलब है क्रेडिट वर्दीनेस आपकी गारंटी है। जब आप किसी से भी फाइनेंस लेते हो या चाहे आप किसी के साथ भी बिजनेस करते हो, हम बात करेंगे बिजनेस टर्म्स की, क्योंकि अगर बैंक ने आपको फाइनेंस किया तो दैट इज अ बिजनेस टर्म्स बिटवीन योर कंपनी एंड बैंक। करेक्ट। और आपने उनको कमिट किया कि आप हर महीने की 5 तारीख को आप उनको उनकी ईएमआई दे दोगे। तो दे आर नॉट इंटरफेयरिंग इन बिटवीन कि आप मेरे को 3 तारीख को, वो आपको नहीं कह रहे कि मेरे को ईएमआई दे दो। 5 तारीख को एक प्रोविजन है कि आपकी ईसीएस हिट होगी, सुबह 8 बजे भी हिट हो सकती है, रात के 10 बजे भी हिट हो सकती है। आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 4 तारीख रात को अकाउंट में बैलेंस छोड़ दो, सो दैट आपका वो ऑनर हो जाए, बिकॉज वो आपकी कमिटमेंट ऑनर हो जाए। वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को इंक्रीज करता है। तो सिबिल का अगर हम बात करें, ब्रेक डाउन करें, तो सिबिल की जो स्ट्रक्चर है वो यही है कि आपने आज से पहले जो भी बोरोइंग किसी भी बैंक, किसी भी एनबीएफसी या किसी भी शेड्यूल बैंक से आपने किसी भी तरीके से कोई भी फाइनेंस लिया हो, चाहे वो 10 रुपए से लेकर के 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, आपने उनको कमिट किया महीने की 5 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, जो भी डेट डिसाइड हुआ उस तारीख को आप उनको पेमेंट करोगे, तो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको टाइम पे करो। उस टाइम के पेमेंट की वजह से एक स्कोर मिलता है, मैक्सिमम 900 है, और बैंक 700 से नीचे की एप्लीकेशन को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो वो इग्नोरेंस ना हो आपके बिजनेस के अंदर में, बिकॉज बिजनेस में कब कहाँ से क्या अपॉर्चुनिटी आए कुछ नहीं पता, और उस टाइम पे बैंक आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर होता है। बिकॉज डे वन, जिस दिन आप अपनी कंपनी फॉर्म करते हो, सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होती है जीएसटी की, फिर दूसरी रिक्वायरमेंट होती है अकाउंट की। तो जो आपने सिबिल के बारे में बताया मुकेश जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं आदमी की या तो स्थिति ऐसी है कि पैसा नहीं है, या उसे बचपन से कहीं ऐसा देखा सीखा है, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा दिन 2 दिन बाद में दे देंगे, उसको पता ही नहीं है कि 2 दिन बाद में देने का मतलब ये क्या होता है। इग्नोरेंस सबसे बड़ा बैरियर बनता है। वो इजी उसमें रहते हैं, बिल्कुल। कंफर्ट में, कि क्या फ़र्क पड़ता है, दे तो रहे हैं, 2 दिन बाद दे देंगे। उसे पता नहीं है कि 2 दिन बाद देने का क्या इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल। मैं ऐसे अभी किसी PF कंसल्टेंट से बात कर रहा था, लोगों को पता नहीं है कि एक पर्टिकुलर डेट तक PF जमा नहीं कराते हैं तो उनके इनकम टैक्स में उसका इम्पैक्ट आता है, और लोगों को पता ही नहीं है ये। बिकॉज ये अवेयरनेस नहीं है, नेग्लिजेंस है। क्योंकि एग्रीमेंट करते वक्त तो उन्होंने कर दिया, लेकिन जो उन्होंने बैक एंड पे अपनी जो टीम रखी हुई है, वो इनके आपके प्रोज एंड कॉन्स आपको नहीं बता रहे। आप फिर अपने बिजनेसमैन देखो बहुत बिजी है, उसको सारे एस्पेक्ट मैनेज करने हैं, तो कई बारी वो इग्नोरेंट हो सकता है। बट उनके ऑफिस में बैठा हुआ टीम जिसको उन्होंने एक्सपर्ट को हायर किया है, चाहे अकाउंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इनको ज़रूरी है। जैसे आपने ESI PF की पेमेंट की बात करी, GST की ड्यू डेट की एक सर्टेन डेट है, उसके आगे फिर आपकी डिले पेमेंट लगते हैं। बैंक की पेमेंट भी अगर आपकी डिले होती है तो बाउंस चार्जेस और ओवरड्यू चार्जेस भी लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन इग्नोर करा तो उसका आपके ऊपर कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। आपका सिबिल स्कोर खराब होने के अलावा भी आपके ऊपर चार्जेस लग रहे हैं, तो क्यों 2 दिन बाद जो पे करना है, आप पहले से उसको आप सिस्टम में लेकर के आओ कि आप 2 दिन पहले अकाउंट में बैलेंस छोड़ दो। मुझे आपकी बात सुन के बाहर आया कि आम आदमी जैसे भी कहीं
एयरपोर्ट जाना है, मीटिंग में जाना है, वो 11th आवर पे जो काम करने की आदत है ना, कि अभी तो कल लास्ट डेट है ना, तो कल सुबह करा देंगे। कल सुबह नहीं पता कि ज़िंदगी में क्या होगा। आपको एक हफ्ते पहले एक इंटीमेशन आई थी, उस समय आप तैयारी कर सकते थे, एक दिन 2 दिन बाद की, या आपको पता है कि 20 तारीख को हिट होता है, तो आप अपना 15 तारीख को प्लान रखो, ऑटोमेटिक 16-17 को हो जाए, कुछ दिन को ऊपर नीचे हो भी गया तो प्री प्लानिंग की बहुत जरूरी है, मेरे को ऐसा लगता है, ताकि सिबिल आपका मेंटेन रहे। डिसिप्लिन की बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन की। और एक चीज मुझे आपसे और समझ आई कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर के पास टाइम नहीं है, उसको ये सब चीजें अपनी एक स्किल्ड टीम को सिखानी है। उसके पास तो केवल चेकलिस्ट होनी चाहिए कि भाई 20 तारीख को मुझे बता देना कि ये काम हो गया, ठीक है। अगर वो पहले से प्लान करके और टीम काम करेगी, तो उसको खुद को अवेयरनेस नहीं है, टीम को ट्रेनिंग नहीं है, और पेनल्टीज बढ़ती रहती हैं, फिर आदमी भुगतता रहता है। एक डैशबोर्ड हो जिसके अंदर में उनको एक अलर्ट आता रहे, और उनकी टीम हो जो उनको इन्फॉर्म करती रहे कि हमें इस डेट तक इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है फॉर दिस पर्पस। फिर बिजनेस ओनर का काम है उस पैसे को अरेंज करना और अकाउंट के अंदर में मेंटेन करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मुकेश जी एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, मैंने इसी को प्लानिंग नहीं की थी पूछने के लिए, क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं और काफ़ी सारे एक्सपर्ट से और भी मिलते हैं। आपने 7 तरह के एक्सपर्ट्स की बात की, वो मैं कभी दूसरे एपिसोड में बात करूँगा। तो कई बार लोगों को देखा है कि उनकी बिलिंग हो रही है, उनकी टर्नओवर हो रही है, और उनके पास पैसे नहीं है तनख्वाह देने की भी। वो कहते हैं लोगों को भाई तो टर्नओवर इतनी है, हाथ टाइट रहता है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे 2 वजह है जी। एक, आज लोगों ने टर्नओवर के पीछे भाग रहे, उनको प्रॉफिट का परसेंटेज या प्रॉफिट का रेशियो नहीं पता कि उनके बिजनेस में क्या प्रॉफिट है। टर्नओवर 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ की कर रहे हैं, बट प्रॉफिट हम सिर्फ 1% 2% 3% पे काम कर रहे हैं। तो कभी भी बिजनेस कोलैप्स होगा तो सबसे पहले वो बिजनेस कोलैप्स होगा। तो इसके अंदर में हम कहते हैं कि टर्नओवर इज अ वैनिटी, प्रॉफिट इज अ सैनिटी एंड कैश फ्लो इज अ रियलिटी। ये एक अगर हम टर्म की बात करें तो टर्नओवर सिर्फ हवाबाजी है, प्रॉफिट आपको कंफर्ट देगा, वैनिटी, एंड आपके पास जो पैसा पड़ा है आपके अकाउंट में वो रियलिटी है कि आप आगे किस तरीके से अपने बिजनेस को स्केल कर पाएंगे। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है हर एमएसएमई को समझना। दूसरा, आप अगर बात करें कि कैश फ्लो की दिक्कत है बिजनेस के अंदर में, हम कई लोगों से बात करते हैं कि कैश फ्लो की दिक्कत है। कैश फ्लो की दिक्कत ना 2 वजह से होती है कि भाई उनके पास एक तो उन्होंने स्टॉक इतना रखा हुआ है और स्टॉक लिक्विडेट नहीं हो रहा। 6 महीने हो गए। मैं रिसेंटली एक क्लाइंट से मिला, वो मेरे पास आया कि मुकेश मेरे को 2 करोड़ रुपए का फाइनेंस चाहिए। मैंने बोला रीज़न बताओ, एंड यूज़ क्या है। तो पिछले 6 महीने से मेरे ना ये 2 करोड़ के माल बिके नहीं है और मैं इसको इतने परसेंटेज पे ही बेचना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से मैं इसको बेच नहीं रहा और आगे बिजनेस करने के लिए मेरे को 2 करोड़ रुपये और चाहिए। तो मेरा उनको एडवाइस था कि जो आप 6 महीने से ये स्टॉक को होल्ड करके बैठे हो, इससे अच्छा कि 5% डिस्काउंट पे ही सही इसको लिक्विडेट तो करो। आपका यहीं से तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपए लिक्विडेट हो जाएगा। तो उतना तो ब्याज लग जाएगा, उसमें ब्याज लग जाएगा, प्लस आपने जगह घेर रखी है, आप उस जगह को खाली करो। नया जो आज ट्रेंड के हिसाब से जो प्रोडक्ट जा रहा है, आपके पास रिक्वायरमेंट आ रही है, उस तरीके से नए प्रोडक्ट को आप अपने बिजनेस के अंदर में लेकर के आओ। तो पुराने पैसे से इमोशनली कनेक्ट होना कि यार मेरा डेट है, मेरा प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है इसके अंदर में, मैं उस इमोशनल वजह से उस स्टॉक को नहीं लिक्विडेट कर रहा, तो वो एक बहुत बड़ा फेलियर आता है। एक टाइम आने के बाद वो फिर डेट ट्रैप का एक सिचुएशन सा बन जाता है, क्योंकि आप फाइनेंस ले रहे हो और पुराना लिक्विडेट ही नहीं कर पा रहे हो ढंग से। तो आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो रॉ मटेरियल है, जितना भी स्टॉक है, उसको कितनी जल्दी आप लिक्विडेट कर सकते हो। और सर्टेन पीरियड के बाद लिक्विडेट नहीं हो रहा तो भले थोड़ा प्रॉफिट लॉस कर लो, लेकिन उसको लिक्विडेट करके अपने पास पैसा ले आओ, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पैसे डेटर में भी काफ़ी फंसे हुए हैं। आप तो उधारी दे रहे हो, लेकिन आपकी जो उधार है वो 30 दिन की जगह 60 दिन पे आ गई, 90 दिन पे आ गई, और आप उस चीज़ को मॉनिटर नहीं कर पा रहे हो। फाइनली मॉनिटर क्या नहीं कर पा रहे हो, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है कि वो आप उसको अपील कर पाओ, उनसे रिक्वेस्ट कर पाओ, उनको रिमाइंडर्स दे पाओ कि आपकी इस तारीख की ड्यू डेट है। फाइनली जब पैसा अटकता है तो बिजनेस ओनर खुद फ़ोन करने लग जाता है कि भाई साहब आपकी पेमेंट ड्यू है, पेमेंट भेज दो। तो फिर जा करके थोड़ा बहुत पैसा कहीं से कलेक्शन होता है। तो एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, इसको हम कहते हैं एक CRM होना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। आज तो AI का ज़माना है, AI के तरीके से भी आप उसको यूज़ करके अपने वेंडर्स को रिमाइंडर्स भेज सकते हो कि आपके साथ मेरी इस टर्म्स पे बात हुई है, इस तारीख को आपने पेमेंट करनी है और ये मेरा अकाउंट डिटेल है, काइंडली इनिशिएट दी पेमेंट सो दैट हमारे बीच की ट्रांजैक्शन स्मूथ हो।
क्या बात तो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होना जरूरी मुकेश जी, मुझे लगता है जो ये सेल लगाते हैं सर्दियों के एंड में, गर्मियों के एंड में कपड़ों की या बड़े बड़े ब्रांड्स की, वो शायद इसीलिए बड़े ब्रांड हैं और समझदार हैं और ब्रांड बने हुए हैं कि भैया नुकसान नहीं करना। ये जो कपड़े हैं ये आधे दाम में ले जाओ, 2 के साथ 2 फ्री ले जाओ, मेरा पैसा तो खड़ा हो जाए कम से कम। जैसे कैश आपके लिए किंग है। यस, तो आप जितनी जल्दी उसको आप सर्कुलेट करोगे, बिजनेस का मतलब ही रोटेशन ऑफ फंड। आप अगर बात करो, अगर मैंने 1 करोड़ रुपए किसी से फाइनेंस पे ही लिया या मेरा अपना खुद का पैसा है, मैं साल में 4 बार ही घुमाऊं तो मैं 4 करोड़ की टर्नओवर कर रहा हूं। अगर मैं थोड़ा कम मार्जिन पे 10 बार ही घुमाऊं तो मैं 10 करोड़ की टर्नओवर लेकर के आ रहा हूं बिजनेस में। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैंने पैसा 4 बार ही घुमा के 20% का मार्जिन किया। इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने 10 बार ही घुमा करके 10% के मार्जिन पे भी काम किया, तो मैं 20% के मार्जिन से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हूँ। क्या बात है। तो मुकेश जी, मुझे तो लगता है कि ये जो हमारा बातचीत है ये 20-30 मिनट से चलेगा नहीं, मुझे 2 घंटे के लिए कभी बैठना पड़ेगा, आपके साथ समझना पड़ेगा। और कहीं पे आपको स्टेज पे कुछ जो कमिटेड बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना सिर्फ ताली बजा के चले जाते हैं, वो करते नहीं हैं, वो कुछ मोबाइल पे खेल रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं। तो मैं एक बार किसी शो में आपको 2 घंटे के लिए बुलाता हूँ या हम दोनों मिलकर सोचते हैं। जरूर सर, इट विल बी प्लेजर। थैंक यू सो मच मुकेश जी, आपने समय दिया। मेरे ख्याल से दोस्तों, अगर आपने जो बातें सुनी है, अगर आप इसको 2 बार भी सुन के पॉइंट बना के, केवल आपने कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी टीम को दे दीजिए, दे विल टेल यू कि सर ये करना है, हमने वो एपिसोड आपका सुना था, ये 4 चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं, ये कर दें तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, आई विल कीप कमिंग।